420 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार जो कोई धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा देने वाले व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या संपूर्ण या मूल्यवान सुरक्षा के किसी भी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है और जो सक्षम है या पूर्ण में परिवर्तित किया जा रहा है या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का कोई भाग या ऐसी कोई भी चीज जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है और जो सक्षम है या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा रही है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है और वह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए। लागू अपराध: छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु बटा संपत्ति में परिवर्तन करने या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना। सजा 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। यह एक गैरजमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। धारा 420 आईपीसी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण। यह धारा धोखाधड़ी के कुछ निर्दिष्ट वर्गों से संबंधित है। यह धोखाधड़ी के मामलों से संबंधित है जिसमें धोखेबाज व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया जाता है। एक किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए या 2 बदलने या नष्ट करने के लिए। एक मूल्यवान सुरक्षा का पूरा या कोई हिस्सा या वह कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है और जो एक मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है। क्या आपके साथ धोखा हुआ है या किसी ने धोखे माध्यम से आप पर लाभ प्राप्त किया है? यदि आप इनमें से किसी भी कृत्य के शिकार हो गए हैं तो आप धोखा के अपराध का शिकार हुए हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं को नहीं जानते हैं। धोखा देना एक आपराधिक अपराध है और कई अन्य अपराधों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि धोखाधड़ी और चेक का अनादर, अनुबंध के उल्लंघन के माध्यम से धोखा, धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए किसी भी मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी आदि। यह लाभ प्राप्त करने के लिए एक बेईमान कार्य है। दूसरे व्यक्ति या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब कोई व्यक्ति धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे को प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कानूनी रूप से जिम्मेदार है। धारा 415 और धारा 420 के बीच में अंतर। धारा 415 और धारा 420 के बीच का अंतर यह है कि जहां धोखे के अनुसरण में कोई संपत्ति नहीं गुजरती है, लेकिन मन में उत्पन्न प्रलोभन अपराध धारा 415 साधारण धोखाधड़ी के तहत आता है। लेकिन जहां धोखे के अनुसरण में संपत्ति वितरित की जाती है, धारा 420 के तहत अपराध दंडनीय है। धारा 415 धोखाधड़ी से संबंधित है, लेकिन धारा 420 धोखाधड़ी की उस प्रजाति से संबंधित है जिसमें संपत्ति की डिलीवरी या मूल्यवान सुरक्षा का विनाश शामिल है। धारा 415 के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष, धारा 417, जबकि धारा 420 के तहत 7 साल तक की कैद की सजा है। धोखाधड़ी क्या होती है? धोखेबाजी को आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित किया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से इस तरह के धोखेबाज व्यक्ति को कोई संपत्ति किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या सहमति देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा या जानबूझकर ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करेगा या कुछ भी करने के लिए छोड़ देगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा या करने से चूकेगा जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह इतना धोखा नहीं दिया गया था।
और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नुकसान या नुकसान का कारण बनता है या होने की संभावना है धोखा कहा। लेकिन आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति के साथ एक प्रतिनिधित्व पर काम किया जो अभियुक्त के ज्ञान के लिए गलत था और आरोपी की शुरू से ही बेईमानी थी। महादेव प्रसाद बनाम बंगाल राज्य के मामले में यह माना जाता था कि धोखाधड़ी का अपराध तब स्थापित किया जाता है जब अभियुक्त इस बात के लिए प्रेरित होता है कि वह व्यक्ति किसी संपत्ति को देने या करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जो उसने अन्यथा नहीं किया होगा या छोड़ा गया। इसके अलावा सोनभद्र कोक प्रोडक्ट्स बनाम यूपी राज्य के मामले में माननीय न्यायालय ने माना कि धोखाधड़ी का अपराध केवल तभी किया जा सकता है जब यह दिखाया गया हो कि उस व्यक्ति को धोखा दिया गया है या उसे नुकसान पहुंचाया गया है। बैंक द्वारा भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया। टिप्पणी के तहत चेक को अवैतनिक रूप से लौटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चेक को बदनाम किया गया था क्योंकि चेक के दराज में पर्याप्त संतुलन या व्यवस्था नहीं थी। कोर्ट ने शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया। पर्याप्त धन की व्यवस्था के बिना एक चेक जारी करना धोखाधड़ी की राशि हो सकती है। अभियुक्त अपने प्रयास में असफल हो गए थे। यह विचार करने में अप्रासंगिक है कि क्या उन्होंने धोखा देने का प्रयास किया था। मामले के इस दृष्टिकोण को उच्च न्यायालयों में समान रूप से स्वीकार किया गया है। बंगाल सरकार बनाम उमेश चंदर मित्तर यह देखा गया कि एक व्यक्ति धोखा देने का प्रयास कर सकता है, हालांकि वह जिस व्यक्ति को धोखा देने का प्रयास करता है उसे पूर्ववत किया जाता है और इसलिए उसे धोखा नहीं दिया जाता है। अभियुक्तों ने कुछ खूबसूरत ट्रिंकेट्स का निर्माण किया और उन्हें एक सुनार के पास ले गए, उन्हें दिखाया और कहा कि वे सोने के थे जो वे नहीं थे और वे चोरी की संपत्ति जो असत्य भी थी। उन्होंने आगे कहा कि वह उन्हें बाजार में बेचना नहीं चाहते थे और सुनार से उन्हें खरीदने के लिए कहा। सुनार ने उन्हें नहीं खरीदा और बातचीत आगे नहीं बढ़ी। यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त को धोखा देने के प्रयास का दोषी था। आईपीसी के तहत धोखा देने के लिए आवश्यक तत्व। जब कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी का अपराध करता है और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करता है तो उसके दोषी को पकड़ने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। एक बेईमान संकेत, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर किसी भी चीज के लिए सहमत होने के लिए धोखेबाज प्रथाओं का उपयोग करता है जो उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो इसे प्रेरण के रूप में जाना जाता है। यह आम तौर पर तब होता है जब दो पार्टियां एक अनुबंध में प्रवेश करती हैं और एक पार्टी दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण प्रलोभन का उपयोग करती है। कपटपूर्ण अभद्रता तब की जा सकती है जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होने वाली चीज के बारे में गलत जानकारी देकर दूसरे को राजी करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। धोखाधड़ी के कारण धोखाधड़ी में भिन्न होती है क्योंकि दूसरे व्यक्ति को उस वस्तु के लिए मनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है और बाद वाले को उस व्यक्ति के लिए खुद से धोखेबाज आचरण करने की आवश्यकता होती है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। धोखा देने का अपराध जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को धोखा दिया जा रहा है उसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है। यदि बेईमान अभियोग की अनुपस्थिति है तो यह धोखा देने के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है कि जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है वह एक ऐसे कार्य के लिए प्रेरित होता है जिससे उसे नुकसान होने की संभावना है। दो डिलीवर संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा। बेईमानी से किसी संपत्ति पर कब्जा करने या पीड़ित को उसी का नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ की संपत्ति में केवल धन या संपत्ति शामिल नहीं है
बल्कि कुछ भी है जो पैसे के मामले में मापा जा सकता है। 3. दोषी इरादा। पुरुषों ने पढ़ा या दोषी इरादा धोखाधड़ी के अपराध का एक अनिवार्य घटक है। दूसरे शब्दों में, आरोपी की ओर से एक दोषी दिमाग को स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि उसे धोखाधड़ी के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। आईपीसी की धारा 420 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के उद्देश्य से आरोपित सबूतों को अभियुक्त की ओर से एक उचित संदेह, दोषी दिमाग से परे स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा शुरू से ही एक बेईमान इरादा होना चाहिए जो उक्त अपराध के कमीशन के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एक गैर योग्यता है। महादेव प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में यह माना गया था कि धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए धोखा देने का इरादा उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जब प्रलोभन की पेशकश की गई थी। यह दिखाने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति को वादा करने के समय एक कपटपूर्ण या बेईमान इरादा था, यह कहने के लिए कि उसने धोखाधड़ी का एक कार्य किया है। बाद में वादा निभाने में असफलता को एक अधिनियम के रूप में धोखा नहीं दिया जा सकता है। हरि प्रसाद चमारिया बनाम बिशुन कुमार सुरेखा और अन्य के मामले में यह आयोजित किया गया था कि जब तक कि शिकायत यह न दिखाए कि आरोपी ने उस समय बेईमानी या धोखाधड़ी का इरादा किया था जब शिकायतकर्ता पैसे के साथ भाग लेता था, तो यह धारा के तहत अपराध की राशि नहीं होगी। 420 आईपीसी और यह केवल अनुबंध के उल्लंघन की राशि हो सकती है। संपत्ति की सुपुर्दगी को प्रेरित करने में धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित अवयवों को साबित करने की आवश्यकता है। व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन झूठा था। आरोपी को पूर्व ज्ञान था कि उसने जो अभ्यावेदन दिया था वह झूठा था। आरोपी ने उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए बेईमानी के इरादे से झूठा अभ्यावेदन किया जिसे यह बनाया गया था। वह कार्य जहां आरोपी ने व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित किया। संपत्ति या किसी भी कार्य को करने या उससे दूर रहने के लिए जो व्यक्ति ने नहीं किया होगा या अन्यथा नहीं किया होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति ने बिना अपनी मंशा के आरोपी को प्रलोभन देकर कोई कार्य किया है। स्पष्टीकरण। एक हीरे के लेख के रूप में प्रतिज्ञा करके जो वह जानता है कि हीरे नहीं हैं, जानबूझकर ज़ोड़ को धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से ज़ोड़ को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है। ये धोखा देती है। 2 सिविल सेवा में होने का झूठा दिखावा करके जानबूझकर ज़ोड़ को धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से ज़ोड़ को प्रेरित करता है कि वह उसे क्रेडिट के सामान पर जाने दे जिसके लिए उसे भुगतान करने का मतलब नहीं है। अंटीबाज। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा था कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए आरोपी को जिम्मेदार ठहराने के लिए शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि उसने झूठे अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए अपनी संपत्ति वितरित की जो उस समय अभियुक्तों द्वारा बनाई गई थी। इस तरह के अभ्यावेदन करने से यह ज्ञान होता है कि अधिनियम में धोखाधड़ी का अपराध है और इस तरह के कृत्य से शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ होगा। धारा 420 आईपीसी या किसी या धारा के दायरे में किसी अपराध को साबित करने के लिए कथित व्यक्ति के इरादे को साबित करना आवश्यक है। एक व्यक्ति की मंशा आयोग की स्थापना के साथ साथ एक अधिनियम की चूक में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। आपराधिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अपराध किए जाने के समय उस व्यक्ति का इरादा बेईमान था या नहीं। इसलिए संपत्ति के वितरण में शामिल प्रलोभन के माध्यम से धोखाधड़ी करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि वादा करते समय उसके इरादे बेईमान थे। उदाहरण के लिए मान लें, चेक एक चल संपत्ति है जो एक व्यक्ति के पास होती है। साथ ही यह खाताधारक द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल्यवान सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
किसी व्यक्ति को चेक देने में हुई देरी के आधार पर यह धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध के रूप में नहीं है। इस प्रकार तथ्यों से यह स्पष्ट है कि चेक का अनादर करना आईपीसी 420 के तहत एक आपराधिक अपराध नहीं है। यह सिद्धांत v.v.ul.un के मामले में आयोजित किया गया था। चारी बनाम N.A. मार्टिन 1983। साथ ही जोसेफ सल्वाराज बनाम गुजरात राज्य के मामले में यह माना गया कि शुरू से ही बेईमान इरादा होना चाहिए, जो कि उक्त अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। जैसा कि चर्चा की गई है, किसी व्यक्ति का इरादा अपराध करने के लिए एक बुनियादी और साथ ही एक प्रमुख घटक है। धारा के तहत अपराध स्थापित करने के लिए 420 धोखा देना व्यक्ति की मंशा शुरू से ही रही होगी। बेईमानी की मंशा का अंदाजा केवल इस बात से नहीं लगाया जा सकता है कि व्यक्ति समय पर अपना वादा पूरा करने में विफल रहा। धोखाधड़ी के अपराध को करने के लिए धोखा दूसरा आवश्यक घटक है। धोखा सच को छुपाने की क्रिया है। यह स्थापित किया जाना चाहिए कि वादा करने वाला व्यक्ति इसे बनाते समय बेईमान था। इसके अलावा अजय मित्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही और सही माना जाता है, अपीलकर्ता को प्रतिबद्ध नहीं कहा जा सकता है धोखा देने का अपराध। चूंकि अपीलकर्ता हर समय पूरे परिदृश्य में शामिल नहीं था, जब शिकायतकर्ता ने बॉटलिंग प्लांट में सुधार के लिए पैसा खर्च करने का आरोप लगाया, न तो उनके लिए कोई दोषी इरादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और न ही शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए उनकी ओर से कोई इरादा हो सकता है। वह कार्य जिसके प्रलोभन में कोई व्यक्ति उस विशेष तरीके से करता है या प्रलोभन के कारण कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से रोकता है, वह भी धोखाधड़ी के अपराध की ओर जाता है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने महादेव प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में बरकरार रखा था। अदालत ने कहा, धोखाधड़ी का अपराध तब स्थापित होता है जब आरोपी ने उस व्यक्ति को कोई संपत्ति देने या कुछ ऐसा करने से रोकने के लिए प्रेरित किया जो वह अन्यथा नहीं करता या छोड़ देता। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वे कौन से आवश्यक तत्व हैं जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। सभी कीमती सामान जैसे कि संपत्ति या कोई भी प्रतिभूति जो किसी व्यक्ति की है, जिस पर विधिवत हस्ताक्षर, मुहर या मुहर लगी है, यह दर्शाता है कि वे इस बात का प्रमाण हैं कि असली मालिक ने उन्हें प्रमाणित किया है। कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से हस्ताक्षर प्राप्त कर रहा है या इस तरह के कीमती सामान से लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन का उपयोग कर रहा है, वह दंड के साथ साथ जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध की प्रकृति। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस धारा के तहत अपराध किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के तहत एक अपराध प्रकृति में गैरजमानती है और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है, जो उस क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है जहां ऐसा अपराध किया गया है। धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत स्थापित एक मामले से निपटने के दौरान धोखा देने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है। 1. वादा करने के समय बेईमान इरादा मौजूद होना चाहिए। धोखे और बेईमानी इरादे आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के अपराध का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। बेईमान इरादे की उपस्थिति अपराध के दोषी व्यक्ति को पकड़ना महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि वादा करने के समय बेईमान इरादे मौजूद थे,
धोखाधड़ी के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए साबित किया जाना चाहिए। वादा करने के समय बेईमान इरादे बाद में वादा पूरा न करने से नहीं मान सकते। 2. झूठे प्रतिनिधित्व के समय वादा करने के इरादे की अनुपस्थिति। धोखाधड़ी का अपराध शुरू से ही कपटपूर्ण या बेईमान इरादे का एक तत्व है। जब कोई पार्टी किसी लाभ के लिए किसी अन्य पार्टी का गलत प्रतिनिधित्व करती है तो झूठे प्रतिनिधित्व के समय वादे का सम्मान करने का इरादा अनुपस्थित माना जाता है। 3. बेईमानी या तो गलत लाभ या गलत नुकसान का कारण बनता है। बेईमानी से आईपीसी की धारा 24 के तहत एक अधिनियम करने या किसी भी कार्य को करने के लिए छोड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है। गलत तरीके से संपत्ति हासिल करने या गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य बेईमानी से किया गया बताया जाता है। 4. फर्म्स से गलत अनुमान लगाया जा रहा है। धोखा देकर लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी के इरादे से किए गए गलत बयान और अभ्यावेदन को झूठा दिखावा कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर दिखावा एक झूठा होगा, उसे परिस्थितियों से उबरना होगा। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने संपत्ति के ऋण या वितरण को प्रेरित किया हो सकता है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक झूठा दिखावा हो सकता है और क्रेडिट या वितरण को दिया या वितरित नहीं किया जाएगा। एक झूठे ढोंग का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पार्टी दूसरे दल के साथ अनुबंध में आना चाहती है। किसी व्यक्ति की ओर से धोखा देने या धोखाधड़ी करने का इरादा होना चाहिए। धोखा देने का इरादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झूठे ढोंग को मामले की परिस्थितियों से दूर रखना चाहिए। 5. मेंसरी आईपीसी के तहत धोखा देने का एक अनिवार्य घटक है। पुरुषों ने अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या इरादे को पढ़ा। यह अभियुक्त की मानसिक स्थिति है जिसे अपराध के लिए दायित्व तय करते समय ध्यान में रखा जाता है। पुरुषों को धोखा देने के अपराध के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में साबित होना चाहिए। यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने जानबूझकर एक योजना के साथ धोखाधड़ी करने का अपराध किया है। यदि अपराध के लिए पढ़े गए पुरुष साबित हो जाते हैं तो आरोपी को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 6. शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के नुकसान या संभावित रूप से होने का नुकसान। धोखा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है जिससे उसे विश्वास होता है कि वह कुछ है जो वास्तव में नहीं है। धोखा किसी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को प्रभावित करता है जिसके पास व्यक्ति कब्जे या स्वामित्व में हो सकता है। धोखा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो एक काल्पनिक रिश्ते में है। यह उस व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है जिसे धोखा दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए झूठे साक्ष्य का उपयोग करके धोखा दिया जा सकता है। जिस व्यक्ति को धोखा दिया जाता है वह विश्वास करता है कि पार्टी द्वारा किए गए अभ्यावेदन सत्य हैं और फिर यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रभावित करता है। धोखा देने से तनाव हो सकता है और किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यह विश्वास के मुद्दों को भी परिणाम कर सकता है और उस व्यक्ति के लिए मुश्किल बना सकता है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए फिर से धोखा दिया गया है। किसी व्यक्ति को धोखा दिए जाने के बाद संपत्ति के नुकसान से कम आत्मसम्मान और मौद्रिक रूप में नुकसान का अनुभव हो सकता है। 7. क्या यह धोखा है जब पीड़ित को कोई नुकसान नहीं हुआ? मामले में जब धोखाधड़ी करने वाले के द्वारा शिकायतकर्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है
तब भी आईपीसी की धारा 420 के अनुसार आरोपी धोखाधड़ी के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के मन में एक धोखा पैदा होने पर आशंका पैदा करता है। एक व्यक्ति द्वारा धोखा देने वाले व्यक्ति के इरादे और उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है, और यदि यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति को धोखा देने का एक गलत इरादा था, तो आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए आरोपी को दोषी माना जाएगा। अभियुक्त का इरादा महत्वपूर्ण है और अभियुक्त के अपराध को तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। आमतौर पर शिकायत आईपीसी की धारा 420 के तहत दर्ज की जाती है जब कोई व्यक्ति धोखेबाजों द्वारा उसके द्वारा खाई जाने वाली सेवाओं या उत्पाद में दोष से पीड़ित होता है, या किसी व्यक्ति द्वारा किसी उत्पाद या किसी मामले के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर सेवा, या जब कोई व्यक्ति नुकसान से पीड़ित होता है और अनुचित व्यापार प्रथाओं से नुकसान होता है आदि। लेकिन अगर वह व्यक्ति धोखा देता है जो एक मौद्रिक नुकसान या क्षति से पीड़ित नहीं है, तो भी आरोपी को आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 8. क्या यह धोखा है जब अभियुक्त को फायदा नहीं हुआ है लेकिन शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ है? चूंकि धोखा देना एक नागरिक के साथ साथ आपराधिक गलत भी है, और अगर दूसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ है और उस पार्टी को नुकसान हुआ है जो ठगी गई है, तो उस मामले में शिकायतकर्ता कंपनी धोखाधड़ी के लिए आरोपी पर मुकदमा कर सकती है। सेबेस्टियन बनाम आर जवाहर के मामले में यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी आईपीसी की धारा 420 और 465 के तहत क्रमशः धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसने शिकायतकर्ता को उसके साथ दोषपूर्ण सेवाएं प्रदान करके धोखा दिया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ दोषपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के बाद अभियुक्त, लेकिन इसकी वजह से शिकायतकर्ता को नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि अगर आरोपी लाभ अर्जित नहीं करता है या लाभ प्राप्त करता है लेकिन शिकायतकर्ता को नुकसान होता है, तो शिकायतकर्ता आईपीसी के तहत धोखाधड़ी के लिए एक कार्रवाई ला सकता है। 9. धोखा का अपराध स्थापित करने के लिए कोई नुकसान नहीं, निरंतरता। आईपीसी की धारा 420 के तहत केवल एक व्यक्ति जो उक्त ठगे गए माल का उपभोक्ता नहीं है, या उसने वाणिज्यिक या बिक्री के उद्देश्य से सेवाओं या सामानों की खरीद नहीं की है, या माल या सेवाओं से लाभ का आनंद लेने का हकदार नहीं है, मुकदमा करने का हकदार नहीं है। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का आरोपी एक उपभोक्ता या एक व्यक्ति जो माल या सेवाओं से लाभ पाने का हकदार है, वह इस तथ्य के लिए धोखाधड़ी के अपराध के लिए आरोपी पर मुकदमा कर सकता है कि क्या उसे कोई नुकसान हुआ या नहीं। भले ही शिकायतकर्ता नुकसान न सहे, फिर भी वह धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के तहत मुकदमा दायर कर सकता है।